भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी गठजोड़ सरकार चला रही है, यानी मोदी जिस तरह गठजोड़ सरकार चला रहे हैं, उसमें किसी भी किस्म की जो गठजोड़ सरकारों में अस्थिरता होती है वो है नहीं। वो इस तरह चला रहे जैसे कि उन्हें स्पष्ट बहुमत हो। शुरू में ऐसा लगा था कि शायद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू काफी उनसे तरह तरह की सौदेबाजियां करेंगे, लगातार सरकार को दबाव में रखेंगे, शायद एक आध बार कुछ करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको ये यकीन दिला दिया कि भाजपा के हाथ में सत्ता रहे, इसी हिसाब से वो सत्ता का उपभोग कर सकते हैं, वरना उनको केंद्र में या उस तरह से सत्ता नहीं प्राप्त हो सकती। और ये बंदोबस्त बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी एंकर पार्टी रहे और सत्ता इन लोगों के अंदर, ये लोग सत्ता का उपभोग करें। इसके बाद में एक नई परिघटना हुई जिसकी झलक एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी दिखाई पड़ी थी। वो ये है कि जो एनडीए के जो घटक दल हैं, वो घटक दल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से भी आगे बढ़कर, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से भी आगे बढ़कर, निशिकांत दुबे और अमित शाह जैसे लोग जो दूसरी पार्टियों को तोड़ने के काम में कुशल और दक्ष हैं, उनसे भी आगे बढ़कर वो काम कर रहे हैं जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी के वो हैं, क्या कहते हैं उसको, नॉन स्टेट एक्टर्स। जो नॉन स्टेट एक्टर होता है, ये भाजपा के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पूरी तरीके से दूसरे दलों को तोड़ने पे आमादा है। मुझे लगता है कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस के लोकसभा के संसदीय दल को छोड़कर किसी भी पार्टी का संसदीय दल इस वक्त सुरक्षित नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का बड़ा शक्तिशाली संगठन है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, जिले-जिले में उसकी शाखाएं हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं उनके संगठन की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा के बाद जो निकटतम प्रतिद्वंदी है वो है। और पिछले चुनाव की जो सीएसडीएस ने एक स्टडी की थी, उसमें भी ये निकल के आया था, या मतदाताओं से पूछा गया कि कौन आया आपके पास, तो मतदाताओं ने कहा कि भाई भाजपा वाले आए हमसे वोट मांगने के लिए, या फिर समाजवादी पार्टी वाले वोट मांगने आए। कांग्रेस वाले तो दूसरे कोई तो वोट मांगते दिखाई नहीं पड़े, केवल यही दोनों लड़ते हैं वहां पर। जब ऐसी पार्टी जो इतनी दबदबे वाली पार्टी है, यादवों का बड़ा मजबूत समर्थन है उसके पास, मुसलमानों का समर्थन है, और भी पिछड़े तबकों का उनके पास समर्थन है, अब उसके बारे में ये कहा जा सकता है, और कौन कह कौन रहा है, सामाजिक न्याय के महारथी कह रहे हैं, तो ये तो एक ऐसी विडंबना है, इसका क्या जवाब दिया जाए। क्योंकि ये कुछ, देखिए, अगर समाजवादी पार्टी वहां टूटी, टीएमसी टूटी, टीएमसी इसलिए टूटी क्योंकि अभी अभी बहुत बुरी तरह चुनाव हारी थी, और बंगाल की एक खास बात है कि पोस्ट चुनाव सिनारियो में जो हारी हुई पार्टी की दुर्गति होती है वहां पर। ममता बनर्जी ने सीपीएम की थी और ये उनकी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां तक है, उद्धव ठाकरे की पार्टी वैसी ही काफी मुरझाई हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुरझाई हुई पार्टी नहीं है। इसको हम, ठीक है, वो भाजपा से दूर है, नंबर 2 पे थोड़ा दूर है, लेकिन मुरझाई हुई पार्टी नहीं है। उसको भी अगर ये लोग तोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से तो उसके बाद में, अब आप उसके बाद में कुछ लोकतंत्र वगैरह की बात कीजिए मत। देखिए, मैं तो खैर बहुत पहले से कह रहा हूं कि भारत अब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक अथॉरिटेरियन सिस्टम में पहुंचा, मतलब एक जो ट्रांजिशन वो फ्रॉम डेमोक्रेटिक सेटअप टू द अथॉरिटेरियन सेटअप। आपने बिल्कुल सही कहा। और इसकी जो अनुभूति हो, अगर जब आप टीवी चैनल्स की डिबेट होते तब आपको लगता है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो पैनलिस्ट है, या फिर जो जनता दल यूनाइटेड का पैनलिस्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नरेंद्र मोदी की तारीफ करता है, उनसे ज्यादा उस पार्टी को डिफेंड करता है। तो एक तरीके से सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां जिनको समर्थन दे रही है, उनका भाजपाईकरण हो गया है एक तरीके से। अब ये भाजपाईकरण जो हुआ है, ये आप हो सकता है कि एकेडमिक्स के वर्ड में इनको एक तरीके से कहा है कंट्रोल डेमोक्रेसी, यानी आप डेमोक्रेसी को इतना कंट्रोल कर लीजिए कि उसके सारे पुर्जे वही बात करें जो दरअसल उस डेमोक्रेसी को कंट्रोल वाला व्यक्ति चाहता है, जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। और एक करिश्मा है, क्योंकि 240 के बावजूद भी अगर क्षेत्रीय दल बीजेपी को अगर डिक्टेट नहीं कर पा रही हैं, जैसा कि हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में देखा, मनमोहन सिंह के समय में देखा कि छोटी छोटी पार्टियां डिक्टेट करती थी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग उनके आगे पीछे घुमा करते थे, उनको बनाते थे। वैसी स्थिति एक बार भी यहां दिखाई नहीं पड़ी। अब ये जो स्थिति है, इसका बहुत स्पष्ट अर्थ है कि बहुत बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को कंट्रोल किया गया है। अब वो चाहे लालच से किया गया हो, चाहे भय से किया गया हो, चाहे जैसे किया गया, लेकिन किया गया है। ये एक सुखद आश्चर्य कह सकते हैं और एक अपने आप में दुखद कहानी भी कह सकते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का है, मैं अभी भी आप कही। हाँ, मैं कह रहा था, मुझे लगता है कि ये
डर से नहीं, काफी स्वतः स्फूर्त तरीके से अपने आप कंट्रोल्ड है, ये हो नियंत्रित सकता हो जाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि है। इनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि इनको राज्य में और केंद्र में दोनों तरफ सत्ता भोगने के लिए भी, चूंकि भाजपा की 22 राज्यों में सरकारें हैं, तो वो राज्यों में भी सत्ता भोगने का मौका देती है और केंद्र में भी सत्ता भोगने का मौका देती है। इस तरीके से जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो दरअसल में दुहरी सत्ता भोगने का मौका इन्हें मिल रहा है। जो इनकी वास्तविक औकात है इन छोटे छोटे तमाम दलों की, उससे कहीं ज्यादा ये सत्ता को भोग रहे हैं। जी आशुतोष जी, आप अपनी बिल्कुल। बात खत्म कीजिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि चाहे ये क्षेत्रीय पार्टियां के सांसद जो मंत्री बने हैं या बीजेपी के मंत्री, इनमें से किसी भी मिनिस्टर के अगर दो चार को छोड़ दी तो किसी की कोई औकात, कोई हैसियत है नहीं कि इंडिपेंडेंटली कोई फैसला कर लें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाके कोई नई चीज वहां कर लें। तो और ये उत्तर प्रदेश के अंदर में भी है। अगर आप देखिए योगी आदित्यनाथ के रहते हुए क्या वहां पे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्या उनके जो मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या अपने स्तर पे कोई फैसला कर सकते हैं? नहीं कर सकते ये लोग। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ही कौतूहल का विषय है दरअसल, इन सब लोगों को कैसे कंट्रोल किया गया है और बिल्कुल रोबोट्स में तब्दील कर दिया गया, यानी खास तरीके का सॉफ्टवेयर इनके दिमाग में इंजेक्ट कर दिया गया है कि आपको ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही चलना और ऐसे ही रहना है, और बगावत का तो एक सुर नहीं आ सकता। तो ये जो अब इसके बरक्स जब मैं समाजवादी पार्टी को देखता हूं तो मुझे लगता है थोड़ा सा समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो थोड़ा सा मुश्किल मुझे दिखाई पड़ता है। उसको तोड़ना उतना आसान नहीं हो पाएगा, उतना आसान नहीं हो पाएगा। एक तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी, इनकी तुलना में ज्यादा आइडियोलॉजिकल है। और वो बहुत कुछ कि जिस जमीन से वो निकले, जो समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, और उसको जिस तरीके से बाद अखिलेश यादव ने उसको पीडीए से जोड़ने की कोशिश की, सीधे उसको सोशल जस्टिस का आंदोलन से जोड़ा है, और उसमें सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। तो थोड़े ज्यादा आइडियोलॉजिकल है। हालांकि टूटने के लिए देखो कोई भी टूट सकता है, लेकिन जो मेरा अपना विश्लेषण कहता है कि थोड़े ज्यादा आइडियोलॉजिकल है, और जो ज्यादा आइडियोलॉजिकल होते हैं उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं तोड़ सकते। तृणमूल कांग्रेस तो पूरी तरीके से डी आइडियोलॉजाइज थी, आम आदमी पार्टी की तो कोई विचारधारा थी ही नहीं, और उद्धव ठाकरे भी अंत में एक विचारधारा विहीन पार्टी ही कह सकते हैं, जो सिर्फ मराठी मानुष के नाम पे विचार के तौर पर जरूर वहां पे मौजूद है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड विचारधारा नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे तमाम लोग हो, वो कम से कम सोशल जस्टिस की बात करते थे, वो अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज की बात करते थे, वो जो सोसाइटी के अंदर जिसे कहते हैं ना कि एक टर्म वर्नाकुलर नहीं कहेंगे, बल्कि कुछ ठीक है, वो एक हाशिए पे लोगों के आने की बात करते थे। तो मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, ये मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है। और हो सकता है कि समाजवादी पार्टी टूटे, हो सकता है। मुझे अभी थोड़ी सी दूर की कौड़ी दिखाई पड़ती है, और ये जो ओम प्रकाश राजभर इन लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, मुझे लगता है कि पानी में कंकड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव 6 महीने की आसपास रह गया है। तो अगर 6 महीने में अगर ये लोग पार्टी तोड़ते हैं तो हो सकता है इनको फौरन चुनाव में जाना पड़े, और अगर फौरन चुनाव में जाएंगे तो डिफेक्टर्स के बारे में आमतौर पर माना जाता है कि उनके लिए चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो हो सकता है कुछ बच जाए। अब जैसे जो उद्धव ठाकरे की पार्टी से जा रहे 6 सांसद, तो कम से कम अगले 3 साल तक तो सुरक्षित है, उनकी सांसदी भी सुरक्षित रहेगी, वो सब जगह सुरक्षित कर ली जाएगी, सत्ता का सुख भी भोग लेंगे, और हो सकता है कि केंद्र सरकार में अगर कोई परिवर्तन हो तो वहां उनको मंत्रालय भी मिल जाए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको तो विधानसभा के चुनाव में कूदना पड़ेगा, और अगर विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो ये तमाम सांसद वहां किस मुंह से जाके पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, और इस तरीके से सत्कार होगा, ये देखने वाली बात है मेरे ख्याल से। तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जो परिसीमन वाला मामला है, द्रमुक का समर्थन प्राप्त करने के लिए ऐसा सुना जाता है, मुझे ठीक तो नहीं पता है, कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई फार्मूला विकसित किया है, फार्मूला तैयार किया है, जो उसने द्रमुक के सामने परोस भी दिया है उस फार्मूले को, और द्रमुक वाले उसके ऊपर विचार भी कर रहे हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ये माना जाता था पहले कि द्रमुक किसी कीमत पे कभी भाजपा के साथ नहीं जा सकती, लेकिन भाजपा के रणनीतिकार व्यंग से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप देखिए होके रहेगा, और वास्तव में हुआ भी। मतलब जो पार्टी ब्राह्मणों के जनेऊ काटने के लिए कैंची लेके घूमती रहती थी, वो
और वो पार्टी जनेऊधारियों की पार्टी के साथ में चली गई और काफी जम के रही उनके साथ में, जब तक जयललिता वगैरह ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने वगैरह ने उस पूरे बंदोबस्त को गड़बड़ा नहीं दिया। अच्छा, अभी भी तथाकथित सनातन राजनीति के खिलाफ उन्होंने, उदयनिधि स्टालिन वगैरह ने बड़ी बड़ी बातें बोली थी, बहुत सख्त बातें बोली थी। लेकिन इस वक्त जो वहां पर स्थिति है, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि द्रमुक उसके साथ, क्योंकि अन्ना द्रमुक को तो टीवी के खाए जा रही है, अन्ना द्रमुक तो वो उधरस किए जा रही है, अन्ना द्रमुक को टीवी के। तो अब दो ही पार्टी रह गई, टीवी के रह गई और डीएम के रह गई, टीवी के प्लस कांग्रेस और डीएम के रह गई। तो ऐसे में अगर तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा प्रवेश चाहती है तो वो डीएमके के जरिए ही प्रवेश कर सकती है। इसलिए उसकी रणनीति यह है कि डीएमके को तोड़ा ना जाए, तोड़ देंगे तो क्या उसके साथ समझौता होगा, तो झगड़ा ही हो जाएगा। तोड़ने की बजाय किसी तरह से फुसलाया जाए, तो वहां पर तोड़ने की बजाय फुसलाने की रणनीति पर काम चल रहा है। और अगर वो डीएमके को फुसलाने में कामयाब हो गए तो वो फिर लोकसभा में भी वो जो 44 सीटें हैं उसके काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। फिर वो एक ज्वाइंट सेशन की घोषणा करेंगे और उसमें जादू की तरह बहुत सारे लोगों को अनुपस्थित करा देंगे ताकि उसकी संख्या इफेक्टिवली कम हो जाए और उसके अंदर वो एक 2/3 बहुमत प्राप्त कर लें। इस प्रकार के हथकंडे का इस्तेमाल करके वो अपना परसीमन वाला फार्मूला पास करा लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, नहीं, जो बात आप कह रहे हैं उसमें काफी दम है और ये संभव हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि देखिए 2029 के पहले कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तभी इस वजह से ये जो कुछ अप्रत्याशित चीजें जो हो रही है ना, वो अप्रत्याशित चीजों की वजह से ही मेरे मन में वो शंकाएं है। आप जैसे अचानक आपने देखा कि मैं अभी थोड़ी दिन पहले अखबारों को स्कैन कर रहा था तो मैंने देखा कि मई के महीने तक चुनाव आयोग का रुख बिल्कुल अलग था। 2025 मई तक बिल्कुल अलग रुख था। वो आधार कार्ड के बारे में बात कर रहा था, वो आईडी कार्ड के बारे में यानिश कुमारी कर रहे थे, यही कर रहे थे। और अचानक उन्होंने एसआईआर की घोषणा कर दी जिसका कोई लॉजिक नहीं था और आपने उसको पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि जिस तरीके से पहले बिहार में चुनाव कंडक्ट किया गया और उसके बाद बंगाल का चुनाव, तो क्लासिक मॉडल है जिसमें कभी स्टडी होनी चाहिए, बाकायदा रिसर्च होगी, बड़ी बड़ी पथन्ने लिखे जाएंगे कि कैसे चुनाव जीता जाता है। आपने पूरी तरीके से एक सरकार को पंगु करके, एक पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरीके से खत्म करके, जेल के अंदर नजरबंद करके आपने चुनाव को जीत लिया। तो ये भी अप्रत्याशित था। पहली बार मैं देख रहा था इस तरीके की घटना वहां हो रही। फिर उसके बाद आपने भोपाल का उदाहरण देख लिया, मतलब पूरी तरीके से आंखों के सामने सब हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि कोई केस नहीं, उस केस के आधार पे जो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी नॉमिनेशन रद्द कर दिया। फिर उसके पहले आम आदमी पार्टी टूट जाती है, फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के साथ जोड़ा, उनके जो सदस्य लोग हैं वो सड़क पे चल नहीं सकते, उनको पत्थर मारे जा रहे हैं, उनके अंडे फेंके जा रहे हैं, उनको कमर में रस्सी बांध के उनको घुमाया जा रहा है उनके इलाकों के अंदर। मतलब ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ये काम, और कहा जा रहा है कि लोग उनसे नाराज हैं। ये बिल्कुल नाराजगी का प्रश्न नहीं है, ये पूरी तरीके से प्रायोजित कार्यक्रम है, षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है ताकि तृणमूल कांग्रेस को इतना डिमोरलाइज कर दो कि उनके साथ कोई जुड़े ना और अगले 25 साल तक वहां पे बीजेपी की सरकार। तो ये सब जो चीजें, और अब आप देखिए कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अचानक अप्रत्याशित तौर पर टूट गई। तो इतनी सारी चीजें अगर अप्रत्याशित तरीके से हो रही हैं, इसका मतलब कुछ अप्रत्याशित करने की इनकी योजना है। एक जो मुझे लगता है आपने परिसीमन का जिक्र किया, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी मुझे लगता है कि वो उसको भी करने की ये कोई ना कोई इनके फिराक में होंगे ये। लेकिन जहां तक डीएमके का प्रश्न है, देखिए डीएमके भी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है, एक बहुत ही सुविचारित विचारधारा है जिसकी अपनी एक बहुत स्ट्रांग लेगेसी है, जो श्री नारायण गुरु और पेरियार का जो सम्मिलित जो थॉट प्रोसेस है उससे उपजी हुई पार्टी है। पेरियार ने सबसे पहले डीके का गठन किया था, फिर निकल के डीएमके बना और डीएमके से निकल के एआईडीएमके बना। एआईडीएमके हमेशा से मुझे एक पर्सनालिटी कल्ट पर आधारित पार्टी लगी जिसके अंदर विचारधारा का जो अंश था वो काफी कम था, लेकिन डीएमके पूरी तरीके से विचारधारा की पार्टी है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अब डीएमके अगर मूर्खता करेगी, अगर वो जल्दबाजी के अंदर या राहुल गांधी से नाराज होके या कांग्रेस से नाराज होके वो कोई ऐसा कदम उठाएगी जो उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। आज की तारीख में अगर आप ध्यान से देखें, जो 2 डेवलपमेंट हैं, बल्कि 3 डेवलपमेंट की विजय का इमर्ज करना, वो एक इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है उससे फटीग हो रहा,
लेकिन उसके बावजूद डीएमके का मैदान में मजबूती के साथ बने रहना, ये इंपॉर्टेंट बात है। एआईडीएमके का की हालत खराब होना और चुनाव के बाद एआईडीएमके का धीरे धीरे बिखरना और उसके बाद अन्नामलाई जो बीजेपी के अध्यक्ष थे उनका पार्टी छोड़ना और छोड़ने के बाद अपना एक नया आंदोलन शुरू करना और 1-2 दिन के अंदर करीब 10 लाख लोगों का उनके साथ जुड़ना, और अब वो नीट की और उस चीजों की तीखी आलोचना कर रहे हैं। अब इस पूरे संदर्भ अगर हम देखें तो ये अगर ईगो अगर छोड़ दें स्टालिन, और तो मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता कि उनको परिसीमन का विरोध नहीं करना, उनका मोदी सरकार के साथ जाने का कोई कारण समझ में नहीं आता मुझे। सिर्फ ईगो की वजह से ही जा सकते हैं और बदले की भावना से ही जा सकते हैं, और अगर वैसा करेंगे तो मेरा मानना है कि वो अपने अपने पैरों में वो कुल्हाड़ी मारेंगे। विजय की पार्टी का कोई मुझे लंबा भविष्य इसलिए दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वो भी एक कल्ट के इर्द गिर्द हुई पार्टी है। वो एक तरीके का, जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके का सेंटिमेंट है कि जब लोगों को किसी को रिजेक्ट करना होता है या किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट वोट करना होता है, तो वो सेंटिमेंट जो हमने दिल्ली में देखा। लेकिन क्या विजय उसी तरीके के मैवरिक हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल? मुझे से पूरी तरीके से संदेह है। उनका कोई स्ट्रक्चर्ड पार्टी है? मुझे संदेह इसमें। क्या उनकी कोई स्ट्रक्चर्ड विचारधारा है? मुझे से पूरी तरीके से संदेह। तो ऐसी पार्टियां लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं, और अगले चुनाव तो 5 साल चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कोई बड़ी बदलाव नहीं किया, डीएमके अगर आनंद में कोई फर्क तो दिक्कत पैदा होगी। लेकिन मैं आपके एक राय सहमत हूं। एक फार्मूला है जो फुसफुसाहट के तौर पे की जा रही है। वो फार्मूला क्या है? वो दरअसल फार्मूला जो है वो है कि हम परिसीमन 50% में कर दें अक्रॉस द स्टेट। जितनी सीटें अभी हैं उसमें से 50% की वृद्धि कर दें, तो उसमें डीएमके को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, या उसमें ना साउथ इंडिया के जो राज्य हैं या सरकार, उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर सबके लिए बराबर हो जाएगा वो। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि जनसंख्या के आधार पर करेंगे, तब तो निश्चित तौर पर साउथ इंडिया के जिसको स्टालिन लगातार विरोध करते रहे और उसको नॉर्थ एंड साउथ के बीच का झगड़ा बताते रहे, यहां तक कहते रहे कमाते हम और खा उड़ा रहे हैं नॉर्थ के स्टेट, वो अगर करेंगे तो मुझे लगता है उस पर तो उनके लिए सहमति देना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर 50% का फॉर्मूला आएगा तो शायद वो बात बन सकती है। और हाँ, एब्सटेंशन की बात तो कभी भी हो सकती है। आपका इतना मुंह भर दिया जाए कि आपको कुछ बोलने ना पाए तो वो बात अलग हो सकती है। लेकिन अगर बिना 50% के फॉर्मूले के एब्सटेन करना भी और सपोर्ट करना, दोनों ही डीएम के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। जो आपने अभी एक बात कही ना कि ज्ञानेश कुमार जब नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, तो उनका कहना यह था कि भाई हम तो सारे देश में मुहिम चलाएंगे कि आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड के साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल, लोग तो उसकी समीक्षा कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक दिन पहले चुनाव आयोग के कर्मचारियों की एक बड़ी बैठक ली। उस बैठक में भी घोषणा नहीं की, और दूसरे दिन उन्होंने एसआईआर की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग के कर्मचारी भी उस घोषणा को सुनकर भौचक्के रह गए थे, क्योंकि एसआईआर वाला फार्मूला कहीं पकाया जा रहा था। जब वो पक गया तब वो एक प्लाईविल इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को थमा दिया गया। मैं अभी पहली नजर में मुझे लगता है कि एसआईआर प्लस परसीमन ऑफ बीजेपी स्टाइल इज इक्वल टू ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग द 2029। ये एक फार्मूला है जिसके ऊपर बीजेपी बड़े सुव्यवस्थित तरीके से और रिलेंटलेस, मतलब बिना रुके हुए, बिना किसी की बाधा को स्वीकार किए बिना उस सिलसिले में काम कर रही है। उसको बड़ा झटका लगा था जब संसद में हार गए, वो विपक्ष को तोड़ नहीं पाए। तो उस बात को अब हिसाब वो साफ कर लेना चाहते हैं, और उसके लिए दबादब वो पार्टियां तोड़ रही है। और मेरे ख्याल से इस सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे तो लगता है कि वो समाजवादी पार्टी को भी तोड़ देंगे। मुश्किल होगी, आपकी बात सही है, लेकिन वो उसको भी तोड़ देंगे और डीएमके को भी पटा लेंगे। ये कर लेंगे अपना। आप देखिएगा ये महीने 1.5 महीने के अंदर, काफी समय अभी है, महीने 1.5 महीने के अंदर ये सब कर करा के वो 2/3 बहुमत पूरी तरह नहीं प्राप्त करेंगे तो उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद कई हथकंडे हैं 2/3 संसद की कुल संख्या को घटा देने के, बहुमत प्राप्त कर देने का। आप देखिए झारखंड के अंदर परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए ना। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गए? वो भी तो चमत्कार ही होता है ना कि भाई आपको विधायकों सांसदों को ही तो खरीदना है, वो खरीद देंगे। किसी घर पे ईडी चली जाएगी, किसी घर पे सीबीआई पहुंच जाएगी, किसी को जेल जाने के लिए उठा लिया जाएगा, तो बाकी तो अपने डर के मारे कह देंगे यार कौन इस चक्कर में पड़े।
अब बुढ़ापे में जो अशोक चौहान ने कहा था कि भैया अब इस उम्र में मैं जेल नहीं जा सकता, मेरे पास दो ही विकल्प है, या तो मैं राज्यसभा जाऊं या जेल जाऊं। तो सोनिया जी माफ करिएगा, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इस उम्र में जेल नहीं जा सकता। तो इस उम्र में जेल नहीं जा सकता, ये कहावत तो कहीं भी लागू हो सकती है अगर आपके पास विचारधारा का कन्विक्शन हो। इसलिए मुझे जेल तो कोई नहीं जाना चाहता, कोई जाना चाहता है। सही बात, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। अब बिल्कुल हम लोगों के सामने एक ऐसा नजारा दिखाई पड़ रहा है जिस नजारे में सरकार जो चाहे करने के पे आमादा है, और न कोई रोक टोक है, न कोई शिकायत का मंच है, कोई तरीका नहीं है जिससे सरकार से कोई जवाबदेही की जा सके, कोई शिकायत भी कहीं दर्ज कराई जा सके। ऐसा देश में पहली बार हुआ है। इमरजेंसी में कम से कम ऐसा, इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं था। इमरजेंसी में हम लोग सड़क कचहरी में जाके नारे लगा के अपनी गिरफ्तारी दे देते थे और जेल चले जाते थे। अब तो आप कचहरी में नारे लगाते जाएंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपको गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा, आपका मन होगा तो आपको घर से उठा लेंगे। मतलब ये स्थिति है, बिल्कुल मामला बदल गया है। अगर आप उस तरह की एक काम करना चाहें जो इमरजेंसी में होता था, तो आप वो भी नहीं कर सकते। भाजपा सोचेगी लगाने दो नारे इसको, और क्या। हाँ, बिल्कुल पागलों की तरह आप नारे लगा के वापस चले जाएंगे घर और चाय पियेंगे आके और लोकतंत्र पर मातम मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी।